अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप सब लोगों को हमारी तरफ से जुम्मे का मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और खुशबाश भी होंगे। लेकिन ये कहना मैं लाजमी चाहूँगी कि जनाब इस दौर में जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और बहुत से मसाइल ने ज़िंदगी में से हमारे सुकून ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे हालात में हमें ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में ना छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। जैसे कि अपने बहन भाई, दोस्त अहबाब या अजीज़ो अकारब का जन्मदिन आता है, मतलब उनकी बर्थडेज़ आती हैं, तो ऐसे खुशी के मौक़ों के दिन याद रखने चाहिए हमें। उन पर अपने प्यारों को स्पेशल महसूस करवाना, उन्हें तोहफ़े देना, या फिर ये कह ले कि मामूली बात है लेकिन उनसे ज़िंदगी में खुशी और सुकून भरने लगता है। बेशक ये थोड़े चंद मिनटों की खुशी होती है, चंद घंटों की खुशी होती है, लेकिन फिर भी आपको वो जो खुशी महसूस होती है ना कि आपके घर वाले आपके साथ हैं या कोई आपको स्पेशल फ़ील करवा रहा है, तो यकीन जाने सुकून मिलता है। और लाजमी नहीं है कि आप बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं या हज़ारों रुपए लगाकर उन्हें पार्टी दें या फिर उन्हें सरप्राइज़ दें और तभी इसको खुशी मिलेगी, बल्कि कोई भी ऐसी जगह हो जहां आप अपनी फैमिली, दोस्त अहबाब को लेकर या कोलीग्स को लेकर सब अच्छे से बैठकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके ना, मेरे ख्याल से वही बेस्ट होता है और वही बेहतरीन खुशी भी होती है। इससे ना सिर्फ हमें एक तो वक्ती खुशी मिलती है बल्कि हमारे आपस के जो ताल्लुकात होते हैं, आपस की जो रंजिशें होती हैं ना, वो बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं। और ऐसे मौक़ों पर मिलजुल कर बातचीत करने से हमारी एक दूसरे के मुतालिक जो बहुत सी गलत फहमियाँ, बहुत सी गलत आराएँ बनी हुई होती हैं, वो भी दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें ऐसा कोई भी मौका ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। तो अपने अज़ीज़ो क़ारिब के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा करें। मैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ कि अपनी फ़ैमिली को वक्त दें, क्योंकि जनाब उनको आज के इस दौर में ज़रूरत है। वो पहला दौर गुज़र गया है कि जनाब बच्चे ऑटोमेटिकली खुद ही परवरिश पा जाते थे या वो उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती थी माँ बाप की या उनकी देखभाल की या उनके गौर व फ़िक्र की, उनकी काउंसलिंग की। आज के दौर में ख़ास तौर पर जो हमारे यंग पेरेंट्स हैं उन्हें भी एक होंगी, और ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी परवान चढ़ रहे हैं, जिनकी तरबियत का जो ग्रोइंग एज में है ख़ास तौर पर, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होना बेहद लाजमी है और उन्हें जनाब काउंसल करना उससे भी ज़्यादा लाजमी है। उन्हें बताना कि क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा है उनके लिए, आगे वो लाइफ में जब जाएंगे इन फ्यूचर उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है कि जो आज वो करेंगे तो उसका आउटकम जो कुछ सालों के बाद आएगा तो वो उनके लिए कितना अच्छा होगा। हम ये लोग हम ख़ास तौर पर ना इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। हम कहते हैं कि अभी चल रहा है ना, जो चल रहा है उसी के अंदर हम मगन रह जाते हैं और वो ही करना शुरू कर देते हैं। हम जो फ्यूचर में हमारे साथ उसके नताइज सामने आने होते हैं ना, हम वो नहीं देखते। हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं अपनाते हैं। चले अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह पे तो नहीं अपनाई जाती हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, वहाँ पे भी शॉर्ट टर्म चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन ये हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है कि हमने दूर की सोच ख़ास तौर पर रखनी है कि क्या हमारे इस एक्शन से, जो हम आज एक्शन ले रहे हैं, क्या इससे इन अ लॉन्गर रन हमें फ़ायदा पहुंचने वाला है या नुकसान पहुंचने वाला है। हम ये नहीं सोचते, हम सिर्फ फ़ायदा सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसका दूसरा पहलू भी है कि इसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है या इसकी वजह से किसी और को नुकसान हो सकता है, किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करें। जो जाना चाहता है उसको जाने दें, अच्छे तरीके से उसको अलविदा करें, और जो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता है उसके लिए तो फिर जनाब क्या ही बात है, उसके लिए तो खुशी का कोई पैमाना ही नहीं होता ना। तो अपने रिश्तों को मजबूत करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इस टॉक्सिक माहौल के अंदर जितना हो सकता है एक दूसरे को जाने, एक्सप्लोर करें, अपनी बात उनके आगे रखें, उनकी बात सुनने की कोशिश करें। सिर्फ बात सुननी नहीं है,
उसके हवाले से उन्हें अच्छा गाइड भी करना है। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपके पास कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसा पर्सन हो कि जिसको आप अपने दिल की बात बता रहे हैं और वो आपको अच्छा गाइड कर रहा है। वरना यहाँ पर हर कोई ना जनाब आपकी टांग खींचने में लगा हुआ होता है। वो आप अपने प्रोफेशनल करियर में हो जाए या आपके दोस्त अहबाब हो जाए, बहुत रेयर है कि बहुत कोई अच्छा मुखलिस दोस्त आपको आज के दौर में मिलेगा। वरना हर कोई जनाब आपको बैक बाइटिंग करते हुए नज़र आएगा, आपकी लेग पुलिंग करते हुए नज़र आएगा। तो लोगों को परखना सीखें, जितनी आसानियाँ हो सकती ना उतनी आसानियाँ करें, और इंशाअल्लाह ये मेरा यकीन है कि अल्लाह पाक आपके रास्ते ऑटोमेटिकली आसान करता जाएगा। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और बहुत सारे वायरसेस की जिस तरह हम बात करते हैं कि जनाब आजकल उनका कह लें कि पसंदीदा मौसम है, और सबसे ज़्यादा जो मरीज़ आ रहे हैं वो डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं कि दिन ब दिन डेंगू के मरीज़ों में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। तो डेंगू में क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आपके जो वाइट प्लेटलेट्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, लेथार्जिक फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स होती हैं आपकी टांगों के अंदर, आपके पेट में, आपकी कमर में ख़ास तौर पर, और जनाब कुछ खाने को दिल नहीं करता है, वॉमिटिंग होती है, नौजिया होता है। ऑब्वियसली वैसे भी आपको आम दिनों में भी बुखार हो जाए तो आपका दिल नहीं करता, मतली होती है, कै आती है। तो ख़ास तौर पर जब डेंगू हो जाए तो उसमें तो आपको ख़ास तौर पर अपनी डाइट का ख्याल रखना है, क्योंकि आप डाइट अच्छी लेंगे तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। तो ये चीज़ें क्योंकि मैं इस मरहले से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जनाब डेंगू कितना स्वेयर होता है और उसकी वजह से आपकी कंडीशन कितनी ख़राब हो सकती है। तो आज हम ख़ास तौर पर उन लोगों के हवाले से बात करेंगे कि जिनको डेंगू हो जाता है तो उन्होंने अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है, कौन सी चीज़ें वो खा सकते हैं जो उनकी इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करेंगी और जल्दी रिकवरी में उन्हें मदद देंगी। तो उस पर बात करने के लिए डॉक्टर सादिया फातिमा, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सादिया आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सादिया, क्योंकि डेंगू का सीज़न है और डेंगू के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस फैलते हैं इस मौसम में, तो डेंगू के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जिनको डेंगू हो जाता है, इम्यूनिटी लेवल उनका बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बॉडी एक्स होती हैं, तो किस तरह की उन्हें फिर डाइट लेनी चाहिए? पहले तो देखें जैसे प्लेटलेट्स उनके बहुत कम हो जाते हैं, आपने भी ये बात की है, तो उसमें इम्यूनिटी लेवल तो बिल्कुल ही मतलब इतना हो जाता है कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है बाकी सारा मैनेज करना। तो हम उनको अक्सर ऐसी देते हैं डाइट जिसमें उनका ब्लड बाकी थिन ना हो रहा हो, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी इतना थिन हो चुका होता है प्लेटलेट्स कम होने की वजह से। और हमने अक्सर देखा होगा कि पेशेंट्स जो हैं, कोई भी हमारे पाकिस्तान में बीमार होता है उसे कहते हैं सेब खा लें, गाजर खा लें, कीवी खा लें और इस तरह की चीज़ें, विटामिन सी वगैरह। लेकिन हमने क्या करना होता है कि ये वाली चीज़ें अवॉइड करनी होती है। अच्छा जी, क्योंकि उसमें एस्पिरिन लाइक इफेक्ट आ जाता है, वो ब्लड थिनिंग कर देता है। कि उनको फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। फिर आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट इतने सीवियर हो जाते हैं कि उनको या तो ब्लड की वॉमिटिंग आती है या उनकी नोज से ब्लड आना स्टार्ट होता है। हाँ जी, तो इसीलिए यही होता है कि उनको पता नहीं होता प्रॉपर। इसके लिए आपको ये करना होता है कि प्रॉपर फ्रूट जूसेस लेने होते हैं। फ्रूट जूसेस को भी बिल्कुल ऐसे डाइल्यूट बना के, मतलब वाटर उनमें ज़्यादा डाल के, और शुगर बिल्कुल नहीं ऐड करना होता। अच्छा, तो वाटर अब शुगर जूस आप किसी भी फ्रूट का ले सकते हैं। मतलब लेकिन ज़्यादातर मैंने जो सुना है, जो मुझे भी दिया जाता था, वो एक तो अनार का जूस कहते हैं कि वो पिए, और सेब का जूस भी कहते हैं कि बहुत पीना चाहिए आपको। जी, सेब का जूस पी सकते हैं, लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है कि एस्पिरिन लाइक इफेक्ट देता है। अच्छा, वो आपके ब्लड को थिन करना शुरू कर देता है। हाँ ओके, तो सेब का जूस अवॉइड ही करें। अवॉइड करें, या उसको किसी और चीज़ के साथ मिक्स कर लें, बनाना ऐड कर लें। और साथ में ना हमने उनको ज़्यादातर देना होता है पपाया, क्योंकि उस टाइम पे पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो बहुत बेस्ट रह जाते हैं इम्यून लेवल को इंक्रीज करने में, इम्यूनिटी को। और ये तो बहुत जो है ना मशहूर भी हुआ था कि पपीते के पत्ते का पानी पिए आप। पत्ते का पानी पिए, वो उनके इम्यून लेवल को एकदम से बूस्ट देता है, प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज कर देता है। इसी तरह ही विटामिन सी के कुछ फूड सोर्सेज, खीरा वगैरह जैसे हैं, इनको ऐड करके उससे भी हम बूस्ट कर सकते हैं।
तो कुछ ब्लड मतलब जो ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं ना, उस तरह का हमने डाइट देनी होती है। कुछ गर्म चीज़ें भी दे सकते हैं, सीड्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, अच्छा। फिश ऐड कर सकते हैं, ताकि उनकी उस टाइम पे जो एनर्जी लेवल बहुत लो हो चुका होता है, एक तो वो एनर्जी लेवल बैलेंस हो जाए और उसके साथ उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाए। अच्छा, ये तो हमने बात की है कि जूसेस दे सकते हैं। दूसरा अनार की भी मैं बात करना चाहूँगी। अनार कितना अच्छा, और उसका जूस दे सकते हैं डेंगू के पेशेंट को? जी बिल्कुल दे सकते हैं अनार का जूस, उसमें विटामिन सी होता है और वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। एक अनार ही मतलब अच्छा सोर्स है उस टाइम पे जो आप उनको दे सकते हैं। विटामिन सी भी देगा, विटामिन ए भी देगा, क्योंकि आई के ऑर्बिट होते हैं ना, उनके पीछे भी बड़ा पेन होता है पेशेंट्स को, डेंगू के पेशेंट्स को, तो उसमें विटामिन ई की अच्छी मिकदार होती है। एक तो ब्लर विजन से फिर वो बचाती है, क्योंकि पेन होने की वजह से ना विजन ब्लर हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है डेंगू के टाइम पे। तो फिर इस तरह से वो विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा सोर्स होने के साथ ना एनर्जी भी देता है। तो अब मार्केट में हमें 2 तरह के अनार मिलते हैं, वाइट अनार और रेड वाला अनार, तो कौन सा देना चाहिए फिर? तो वो दोनों अनार की मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिएंट्स सब दोनों में सेम ही होते हैं, बस कलर का उनमें डिफरेंस होता है। तो बाकी कुछ लोगों को वो नहीं भी खा सकते हैं, प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी का भी प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को मैदे का प्रॉब्लम होता है, तो वो उनको भी दे सकते हैं क्या, या इसका कोई ऑल्टरनेटिव दे दे उनको? अगर गाजर का जूस उसकी जगह बीट रूट का जूस दे दे, चुकंदर का, हाँ जी, वो भी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर उनको डाइजेस्ट नहीं होता तो आप ट्राई करके देखें, ब्लैक पेपर ऐड करके देखें या कोई और काला नमक ऐड करके देखें, क्या पता उससे उनको डाइजेस्ट हो जाए। अक्सर रॉ फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता, तो अगर उनसे भी डाइजेस्ट ना हो तो फिर हम और ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, मतलब गाजर का जूस दे देते हैं या बीट रूट का जूस दे देते हैं, या उसके साथ हम किन्नू का मौसम आए तो उसका जूस भी पी सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट जूसेस ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका हाजमा कितना तेज़ है, आप उसको कितनी जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, क्या हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या जो सैलड हम लोग बना के खाते हैं, आम रूटीन में भी खाते हैं, क्या वो भी दिया जा सकता है डेंगू के पेशेंट को? जी बिल्कुल। पहले तो उनकी ना डाइजेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है कि अगर वो कुछ भी हाई फाइबर खाते हैं ना, इस तरह की क्रूसिफेरियस वेजिटेबल्स, तो वो उनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर रही होती है। तो अगर उनको डाइजेस्ट हो रहा होता है उस टाइम पे, पहले तो कोशिश करें कि सॉफ्ट डाइट ही, दलिया और इस तरह की चीज़ों से स्टार्ट करवाएं, ताकि उनका डाइजेशन लेवल मेंटेन हो जाए इस हद तक कि वो खा पाएँ, डाइजेस्ट कर पाएँ फूड को। फिर जब वो डाइजेस्ट करना उनका 2-3 दिन ही होते हैं, उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है उनको, तो फिर उसके बाद इन सूप बना के स्टार्ट करें, मतलब इन्हीं वेजिटेबल्स का, जैसे गोभी का सूप हो जाता है, कैबेज सूप, उसके साथ ही ब्रोकली होती है उसका सूप हो जाता है, सूप बना के वो दें, वो डाइजेस्ट हो जाएंगे तो फिर सब्ज़ी भी डाइजेस्ट हो जाएगी रॉ फॉर्म में भी। तो सैलेड्स की बात करें तो पहले शुरू में 3-4 दिन तो उनको सॉफ्ट डाइट ही देनी होती है, तो अवॉइड ही करें सैलेड्स, तो अच्छा होगा। बाद में जब उनकी डाइजेशन मेंटेन हो जाएगी फिर हम सैलेड्स ऐड करते हैं। फिर सैलेड्स आप ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा एनर्जी बूस्टर्स में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डाइट्स आ जाती हैं? हाँ जी, एक बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर जो डेंगू के पेशेंट के लिए होता है वो होता है हमारा कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर उस टाइम पे इतना मतलब हेल्प कर रहा होता है कि जैसे वो एक दवाई हो। उसको अगर लेते हैं ना, वो एकदम से उनको एनर्जी भी आ जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत डेफिसिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी, तो ये हमारा कोकोनट वाटर भी इंक्रीज कर देता है एकदम से, उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है उसको बूस्ट कर देता है कि उनको फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, और उसके साथ ही उनको एनर्जी भी दे रहा होता है। क्या बात है, मतलब वो जो एक लेथार्जिक आपको आती है कि आपको लगता है कि जान ही नहीं है आपकी जिस्म में, आप उठ के बैठ नहीं सकते, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये एनर्जी बूस्टर्स हैं। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें हम दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल। 5 दिन का जो डाइट प्लान होता है ना, वो पहले बनता है इन्हीं के लिए, डेंगू पेशेंट के लिए। उसमें हम यही चीज़ें देते हैं कि उनको 3-4 टाइम पे कोकोनट वाटर दे रहे होते हैं, और पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट दे रहे होते हैं, और वेजिटेबल्स को जितना सॉफ्ट करके सूप की फॉर्म में या उसको दलिया के साथ, ओट्स के साथ कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, ताकि उनका आराम से डाइजेशन लेवल भी मेंटेन होता रहे और उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती रहे। अच्छा, दूसरा, जैसे आपने कहा पपाया लीव्स का एक्सट्रैक्ट भी देते हैं, तो उसका बनाने का तरीका क्या है? बहुत से लोगों को नहीं पता है कि वो किस तरह बनाते हैं। हाँ जी, ऐसे कि पपाया के लीव्स आप ले लें, पपाया जैसे होता है उसको भी आप कट के स्लश
बना लें। अच्छा, जूस बनाने की खाली अगर पपाया भी खा लिया जाए तो जी 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 वो भी ठीक है, उसका इतना ही इफेक्ट अच्छा होगा। तो जब आप स्लश बनाए ना, अगर उसको बनाने की बात करें तो पानी डालें ना, ज़्यादा सारा पानी और बर्फ़ डाल के, ताकि उनको कूलिंग इफेक्ट भी जाए अंदर, और पपाया डाल दें और उसके साथ कुछ ही उसके लीव्स ऐड कर दें। अच्छा, ठीक है। तो जब उसको ग्राइंड करके देंगे ना, वो प्रॉपर उनके लिए एक पैकेज बन जाएगा, एक अच्छा जूस बन जाएगा जिसको वो ले सकते वो हैं। एनर्जी ड्रिंक उनके लिए बन जाएगी। और जो पपाया लीव्स के हवाले से कहा जाता है कि उसका पानी पिलाएं आप लोग डेंगू के पेशेंट्स को, कि उनके जो वाइट प्लेटलेट्स होते हैं वो जल्दी इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, अच्छी ड्रिंक है। और इसके अलावा जिस तरह डॉक्टर सादे ने बोला है कि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस दे सकते हैं, अनार का जूस दे सकते हैं, सेब का अगर देना है तो उसके साथ कुछ मिक्स करके, बनाना मिक्स करके या कोई और जनाब कोई चीज़ जो है तो वो मिक्स करके दे सकते हैं। बिकॉज सेब जो है वो आपके ब्लड को थिन करता है, तो हमने थिन नहीं होने देना है अपने ब्लड को। हमारे साथ डॉक्टर सादिया फातिमा क्लिनिकल डाइटिशियन मौजूद थी। डॉक्टर सादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और डेंगू के हवाले से ख़ासतौर पर हम बात कर रहे थे कि डेंगू के पेशेंट्स को किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए अगर उन्हें डेंगू हो जाता है। तो इसी पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। वैसे तो इसको बड़ा मामूली सा टॉपिक समझा जाता है और हमारे घरों में इतनी बात नहीं की जाती, इवन दो कि मैंने कभी स्क्रीन पर भी या किसी शो में भी बात होते हुए नहीं देखी है इसके ऊपर, कि हमारे घरों में चूहे मार दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, फ़िनाइल की गोलियाँ यूज़ की जाती हैं, हम लोग बाकी मसाइल के लिए यूज़ करते हैं, या हार्पिक यूज़ किया जाता है वॉशरूम धोने के लिए, या तेज़ाब की बोतलें पड़ी हुई होती हैं घरों में। अब होता क्या है कि जनाब, अनफॉर्चुनेटली बच्चों को नहीं पता होता ये चीज़ें। बच्चे कैंडी समझकर, बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने भी आते हैं, बच्चे कैंडी समझकर फ़िनाइल की गोली खा लेते हैं, या वो जो चूहे मार दवाइयाँ हम लोगों ने डाली हुई होती हैं वो खा जाते हैं। और बहुत से ऐसे दिल बर्दाश्ता होके लड़कियाँ या नौजवान तेज़ाब पी लेते हैं, हार्पिक पी लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बनती है। तो इसके लिए हमें फ़र्स्ट एड सबसे पहले क्या देनी चाहिए, ठीक है। और खुदा ना खास्ता बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि बहुत से लोग ये यूज़ करते हैं ख़ुदकुशी करने के लिए भी। तो आज हमने इस टॉपिक को इसलिए हाईलाइट किया है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि आप अगर हम आपके घर में खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई मसला हो चुका है, होने वाला है, खुदा ना खास्ता अगर हो रहा है, तो आपने फ़र्स्ट एड क्या देनी है सबसे पहले, किस तरह के इकदाम आपको उठाने की ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आसिफ जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। और जनाब डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने बात की कि अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है डॉक्टर आसिफ की, ये सिचुएशन और इस तरह के केसेस बड़े सामने आ रहे हैं। बच्चों में मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि गोली जो वो खा जाते हैं, कैंडी समझ के फ़िनाइल की गोलियाँ खा जाते हैं। तो इसके हवाले से क्या हमें फ़र्स्ट एड देनी चाहिए सबसे पहले? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फ़र्स्ट एड से भी पहले कि ये चीज़ें, एक तो इसकी लेबलिंग, अच्छा। और इनकी जो तस्वीरें और जो मामलात होते हैं, जो प्रोडक्शन इनकी हो रही होती है, उसके ऊपर क्लियर कट होना चाहिए, लिखा हुआ कि ये एक जहर है। और जैसे तेज़ाब की बोतलें हैं, या ब्लीच की बोतलें हैं, या ड्रेन ओपनर्स हैं, ये तमाम ऐसी रंग बिरंगी खूबसूरत पैकिंग के साथ, फूलों के पैकिंग के साथ जो है ना, ये बाजार में मिल रही होती है। और उसका कलर ऐसा बनाया हुआ था कि अट्रैक्टिव, ठीक है। तो वो हम जो है अक्सर ये कह रहे होते हैं अपने तमाम फोरम्स पे कि जितनी भी ये तेज़ाब की एसिड वाली अल्कलाइन जो ड्रेन ओपनर्स की बोतलें हैं, इसके ऊपर क्लियर कट एक बुरा सा स्टिकर जिसके ऊपर ढांचा बना हो, या उस पर लिखा हुआ हो कि ये एक सेहत के लिए मुज़र है, और उसके ऊपर कोई खूबसूरत चीज़ ना बनी हो। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इवन दो के मतलब जो थोड़े से कह लें कि मिडिल क्लास लोग हैं, उनके घर में तो जो दूसरी बॉटल्स मिलती हैं उसके अंदर पड़ी हुई होती है और उसके ऊपर कोई स्टिकर भी नहीं होता है। और डिफरेंट कलर के होते हैं कि वो बच्चे ना अट्रैक्ट करते हैं उससे कि शायद ये कोई बोतल पड़ी हुई है जो हमने जाके पीनी है। दूसरी मुनीबा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ घर में क्या होता है कि हर चीज़ को सेव करने के लिए हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। या पेप्सी की बोतल में डाल के रख लिया, ठीक है, उसके ऊपर कोई लेबल नहीं किया, और लोग फिर जाके एक्सीडेंटली उसको पी लेते हैं। यानी इसके दो टाइप्स होती हैं। पहली ये कि एक्सीडेंटली पीना, कि अचानक ही किसी को पता ना चला, बोतल चेंज कर दी गई, पेप्सी की बोतल में रख दिया या किसी भी बेवरेजेस की बोतल में रख दिया, और उसके बाद उसको किसी को पता नहीं चला, उसने पी लिया, ठीक है।
उसकी वजह से जो ग़िज़ा की नाली की तबाही होती है या फेफड़ों के अंदर इंजरी होती है या हार्ट के ऊपर असरात आते हैं, इसमें हम जो जैसे आपने पहले बात की, इमरजेंसी की सूरत में अगर इस तरह का कोई सिचुएशन हो जाए तो सबसे पहले हम लोग ये ABC करते हैं कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपका पेशेंट, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, तेज़ाब ने जला दिया है या उसको खून की उल्टियाँ आ रही हैं, या आपने उसको असेस करना है कि तेज़ाब की जो इंजरी है वो ग़िज़ा की नाली और के साथ में उसके फेफड़े की नाली को भी तो डैमेज नहीं कर दिया, या जो उसके फ्यूम्स होते हैं, जैसे लोग आपका मट्टी का तेल पी लेते हैं या पेट्रोल पी लेते हैं या खुदकुशी की कोशिशों के अंदर ये इस तरह की करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में रश लगा हुआ है मरीजों का। जी जी बिल्कुल ऐसे। जनरल हॉस्पिटल, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, जहाँ पे मेदा जिगर के स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ पे तो रश लगा हुआ है। आपको पता है अल्लाह ने ग़िज़ा की नाली एक ही दी हुई है और एक नाली, इसके अलावा कोई और नाली है नहीं जिसको रिप्लेस करके, जैसे दिल की नालियाँ हैं, कैबेज करते हैं, यहाँ से नालियाँ निकाली दिल में लगा दी और रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ऐसा कोई सिलसिला ग़िज़ा की नाली में नहीं है। वो फिर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जिससे क्लॉनिक इंटरपोजिशनिंग, बड़ी आंत निकाल के ग़िज़ा की नाली की जगह लाना, वो इससे बहुत बड़ा मसला है। ऐसे मरीज़ जिसके अंदर तेज़ाब से इंजरी हो जाए, उसमें क्या होता है, पहले तो इंजरीज ये होती हैं कि खून है, इंजरी के ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 to 4, और उसमें वो जो है ना ग़िज़ा की नाली बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह सॉफ्ट हो जाती है और उसमें से फिर उसके बाद वो जब फाइब्रोसिस होती है तो वो सिकुड़ जाती है। अच्छा। और जब वो सिकुड़ जाती है तो फिर वो उसका ल्यूमन पेटेंसी इतनी नहीं रहती, ओके। तो वो पानी का घूंट भी नहीं पिया जाता। और आप ये सोचें कि जो ये लोग करते हैं, एक्सीडेंटली हो जाए या खुदकुशी के तौर के ऊपर ये किया जाता है, उसके अंदर ना इसमें मरीज़ की जान जाती है ना उसकी जान छूटती। वो बेचारा सारी ज़िंदगी इसी मुसीबत में पड़ा रहता है, हमारे पास आता रहता है, वो हम फिर एंडोस्कोपी करते हैं, वायर डालते हैं, फिर वो एक हमारे पास सेवरी डायलेटर्स होते हैं ग्रेजुएटेड, जिसमें हम उसको जो है ना फ्लोरोस्कोपी के अंदर हम देख देख मतलब के, एक लंबा प्रोसीजर होता है ना? वो फिर और लंबा भी ऐसा नहीं, कई साल कई दफ़ा वो सेशंस करवाने पड़ते हैं। लंबा और दूसरा तकलीफ दे प्रोसीजर होता है। उस बंदे के लिए कितनी वो तकलीफ दे सिचुएशन होगी कि अब वो ना कुछ खा सकता है, इवन दो कि पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकता, कि उसको इतनी तकलीफ हो रही है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हमारे घर में ऐसा हो जाता है, किसी ने तेज़ाब पी लिया या इस तरह की चीज़ खा ली है, तो फ़ौरन से हमारे पास कितना टाइम होगा कि हम उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके जाएँ, और कितने % चांसेस होते हैं कि अगर किसी तेज़ाब पी लिया है तो उसको इतने टाइम में हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो उसके चांसेस हैं लाइफ के? ये इसका होता है कि जैसे अल्कलाइन है जो तेज़ाब पीते हैं उसका ज़्यादा असर मैदे के ऊपर होता है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो ग़िज़ा की नाली जो अल्कलाइन होती है वो तो वहाँ से निकल जाता है तेज़ाब, और तेज़ी के साथ सारा जाके मैदे में जमा होता है। और जब मैदे में पूल होता है तो बहुत मैदे में, क्योंकि अपना खुद हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जब बहुत ज़्यादा तेज़ाब हो जाए तो जो म्यूकोजल बैरियर है जो प्रोटेक्ट करता है मैदे को, वो ख़त्म हो जाता है। और वो तेज़ाब फिर जाके सबसे ज़्यादा इंजरी करता है आपके स्टमक के अंदर। ठीक है। स्टमक के अंदर जब इंजरी करता है तो वो आपकी ग़िज़ा की नाली जो छोटी आंत मैदे में लग रही है उसको बंद कर देता है। ठीक है। अब स्टमक जो है वो आपका एक मश्क की तरह बन जाता है, जिसमें खाना जाता तो है लेकिन आगे नहीं जाता, आगे नहीं जाता ग़िज़ा की नाली से। तो फिर बड़ा ऑपरेशन करके गैस्ट्रोजिजनोस्टमी करनी पड़ती है, या जोड़ लगाना पड़ता है, या पायलोरिक ओपनिंग को खोलना पड़ता है बलून के साथ। अगर मरीज को फौरन इसी सारे प्रोसीजर को डॉक्टर साहब स्टमक वॉश कहते हैं, या वो कुछ और है? स्टमक वॉश जो है ना, वो हम इनिशियली जब ऐसे पेशेंट आता है, जब उसके साथ आता है तो हम उसको फैसिलिटेट करते हैं, हम कुछ उसको फ्लूइड्स वगैरह देते हैं, हम एक्सरेस कराते हैं, हम स्टमक के अंदर एक ट्यूब डाल देते हैं जिसको एनजी ट्यूब कहते हैं, उसके साथ हम थोड़ा सा उसको वॉश करते हैं। ओके। आपके घर में अगर कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं, लाइक दूध है आपका, हाँ। वो भी आपका अल्कलाइन होता है, और वो बड़ा अच्छा सा एक चीज़ है कि अगर आप बहुत तेज़ाब किसी ने पी लिया है तो अगर वो बहुत वॉमिटिंग कर रहा है तो थोड़ा सा उसको कहें कि दूध पी ले, ताकि वो उसका जो है ना जो बैलेंस होगा वो, हाँ, वो उसका न्यूट्रलाइज करने में थोड़ी सी मदद करेगा। ओके। फिर इमरजेंसी में जाके जो स्टमक, अब जैसे गोलियां हैं, जैसे आपका बच्चे छोटा सा आपने बताया कि उसने गोली उठा के खा ली, तो हम फिर चारकोल देते हैं, हम राइल्स ट्यूब से कहते हैं कि ट्यूब डाल देते हैं, एनजी की ट्यूब, और मैदे में जाके उससे पहले स्टमक वॉश करते हैं, सारा स्टमक को क्लीन करते हैं, और उसके बाद हम चारकोल, एक होता है जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो कोयला होता है बेसिकली, और वो हम देते हैं ताकि वो तमाम जो चारकोल है, कोयला है, वो तमाम जो ड्रग है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
अब इसमें ड्रग्स भी डिफरेंट हैं, जैसे पहले आपने बात की कि चूहे मार, अब चूहे मार में उसमें ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे खून पतला हो जाता है और चूहे खून ब्लीडिंग के साथ मार जाते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपने कहा फेनाइल की गोलियां होती हैं, इसमें फेनाइल की गोलियां भी हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक होती है गंदम से, गंदम के अंदर जो स्टोर हुई जो उससे मैंने आज तक किसी को बचते हुए नहीं देखा। Really? अगर कोई वो गंदम की गोली खा जाए तो बिल्कुल नहीं बचता, तो वो तो बिल्कुल खतरनाक काम है। जो सुसाइडल इंटेंट भी करते हैं और जो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर हम इमरजेंसी के अंदर जल्द से जल्द, इसमें होता ही है कि जो सुसाइडल इंटेंट से करता है वो किसी को बताता ही नहीं है। तो आपके घर में अगर इस तरह का कोई मरीज, जो नफ्सियाती मरीज जो इस तरह का कुछ है, तो उसके ऊपर आपने वॉच रखनी है, उसको बार बार समझाते रहना है कि हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है और इस तरह की चीज़ें कोई नहीं करनी है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट के बाद भी डॉक्टर साहब जो टॉक्सिन्स रह जाते हैं अंदर इन चीज़ों के, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं या वो सारे एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं? देखें, उसमें ये ना कि अगर कोई एब्जॉर्ब होगी गट में से, लेट हो गई, अब जैसे पैरासिटामोल पॉइजनिंग है जो आपके लिवर फेलियर का सबब बनती है। इंग्लैंड अमेरिका में सबसे ज्यादा पैरासिटामोल पॉइजनिंग होती है। अच्छा। जिसमें वो अल्कोहल पी के उनको याद नहीं रहता, उन्होंने 2 गोली खा ली सर के दर्द के लिए, फिर 4 खा ली, फिर 6 खा ली, बहुत ज्यादा जब गोली खा लेती है तो पैरासिटामोल पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, पहला है ग़िज़ा की नाली से बचाना कि वो एब्जॉर्ब ना हो पाए। दूसरा, जब वो खून में चला गया तो फिर उसकी एंटीडोट अलग है, अगर वो खून में जाएगा तो फिर वो ऑर्गन को अलग डैमेज करेगा। फिर उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट या अलग से जो मेडिकेशंस जो है वो दी जाती है हार्ट को बचाने के लिए, बाकी ऑर्गन्स को कि वो डैमेज ना करे। तो खुदारा ऐसी हरकत से गुरेज करें, अपनी जान के खुद दुश्मन ना बने, ठीक है? अपना भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और आपके पीछे जिन लोगों को आप छोड़ के जाते हैं ना, उनका भी ख्याल रखा करें। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ जैदी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने हमारे साथ डिस्कशन किया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे सोने शहर के हवाले से, जिसकी सफाई सुथराई का काम जनाब LWMC के सुपुर्द किया गया है, सौंपा गया बल्कि। और स्मॉग से बचाव के लिए अहम शाहराहों को डस्ट फ्री बनाने का एक मंसूबा भी शुरू किया गया है और 40 से ज़ायद शाहराहों पर स्क्रैपिंग और वॉशिंग की खसूसी एक्टिविटी का आगाज़ कर दिया गया है। इंतज़ामिया मुतहरिक है और LWMC इसको अमली जामा पहनाने के लिए भी पेश नज़र आ रही है। CEO बाबर साहब दीन फील्ड में मुतहरिक भी हैं और काफ़ी एक्टिव भी हमें दिखाई देते हैं, दौरे भी कर रहे होते हैं और एंटी स्मॉग एक्टिविटीज़ का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करते हैं। तो मॉल रोड को ख़ास तौर पर जनाब मॉडल बनाने के लिए, डस्ट फ्री बनाने के लिए एक खसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। रात की शिफ्ट के साथ साथ दिन में भी सड़कों की सफाई धुलाई का काम जारी होता है। तो इस हवाले से मज़ीद हम उन्हीं से बात करेंगे कि जनाब ये कितना काबिल अमल है और कब तक डस्ट फ्री मॉल रोड हो जाएगा और सिर्फ डस्ट फ्री बनाने के हवाले से कितना इकदाम किए जा रहे हैं और मॉल रोड के साथ साथ और कौन सी शाहराएं हैं जिनको डस्ट फ्री बनाया जाएगा और इसके अलावा और कौन कौन सी जनाब प्रोजेक्ट्स जो हैं, एक्टिविटीज़ वो चल रही हैं, कैंपेन्स चल रही हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबर साहब दीन साहब मौजूद हैं, CEO हैं LWMC के। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर दिस। और इसके साथ हमें इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी ज्वाइन किया है। इमरान, आपको भी वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो सर आप ही से बात करना चाहूँगी कि जो डस्ट फ्री माहौल के हवाले से बात किया जा रहा है, क्योंकि स्मॉग आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सर फहरिस्त आता है हमारा ख़ास तौर पर लाहौर आज भी जो है ना वो पहले नंबर पे ही है। तो क्या कहेंगे, ये जो डस्ट फ्री बनाया जा रहा है, रोड्स को बनाया जा रहा है, ख़ासतौर पर मॉडल शाहराह बनाई जा रही है मॉल रोड को, तो किस तरह का आपको लगता है कि इनिशिएटिव है और इससे फ़ायदा होने वाला है कि हमारी फ़ज़ा आलूदा होने से बच जाएगी? जी, इसमें ऐसा है कि डस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जितने भी हैं उस पर गवर्नमेंट ने एक लार्ज स्केल स्ट्रेटजी जो है वो बनाई है, जिसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो लीड कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें जहाँ तक डस्ट का ताल्लुक है, डस्ट जब वो एनवायरनमेंट का पार्ट बनती है तो वो फॉग जो है वो स्मॉग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें मकसद ये था, इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं CM साहब की भी, गवर्नमेंट की, कि हमने लाहौर में जो डस्ट है, डस्ट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और उसके लिए जो मेजर शाहराएँ हैं लाहौर की, EPA की मदद से हमने 45 ऐसी
रोड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की अच्छा। हैं जहाँ पे AQI इंडेक्स या हाई है या जहाँ पे डस्ट जो है उसकी एक्यूमुलेशन होती है, और उसमें से मेजर शाहराएँ भी हैं, कुछ हमारी साइड पे छोटी रोड्स भी हैं जहाँ पे हैवी ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो उसमें फिर LWMC ने एक प्लान बनाया है कि इन शाहराओं को हमने डस्ट फ्री कैसे करना है। माल रोड को उसमें एज अ सैम्पल भी लिया गया है। माल रोड चूँकि लाहौर का फेस है, तो उसको ना सिर्फ डस्ट फ्री करने के लिए बल्कि उसमें लाइव लेटर पिकिंग करने के लिए भी कि उसके अंदर आपको वेस्ट नज़र ना आए, एक स्पेशल प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और पिछले एक हफ्ते से उस पर काम जारी है। अच्छा, एक हफ्ते से इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इनिशिएटिव लिया गया है। अच्छा इमरान, आपसे ये जानना चाहूँगी बिकॉज आप फील्ड में होते हैं तो आप अच्छे तरीके से हमें बता सकते हैं कि फील्ड में ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कौन कौन से ऐसे अभी भी पॉइंट्स मौजूद हैं लाहौर शहर में जहाँ पर अभी काम होना बाकी है, या आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आप फील्ड में जाते हैं? तो देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया। सुबह का आगाज़ है और सुबह का आगाज़ भी सफाई से ही होता है। तो ये है कि ना इस वक्त CEO हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िम्मेदार आदमी हैं, अपनी फील्ड को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तकरीबन 8-9 माह में हमने देखा है इनको भागदौड़ करते हैं, मगर ये साथ साथ जो ड्रॉबैक्स आते हैं हम इनको एयर एंड आइस के तौर पे ना इनको बताते रहते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर में इस वक्त ना स्मोक की आमद है। आपका अक्टूबर नवंबर जो महीना है उसमें इन्होंने कैलकुलेशन जो की है, जो इसका कंक्लूड किया है वो है मंगल बुध जुमेरात। मंगल बुध जुमेरात को इनका इंडेक्स जो है वो काफ़ी ऊपर जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एक ताजरों को बुलाकर तजवीज़ भी दी कि बल्कि तजवीज़ दी और उनसे पूछा भी, मसाइल भी पूछे, मगर एक दिन जो है उसको तय कर लिया गया वेडनेसडे, बुध के दिन ना इसको हम ना वर्क फ्रॉम होम का नाम देकर ना काम करेंगे। अब ये सारी चीज़ें भी इसी की तरफ ही जा रही हैं। अब मामला है सफाई को मॉडल, चूँकि मॉडल शहर है, इसको देख के बाकी शहर भी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जो और ये साथ साथ ये काम भी चल रहा है मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ शहरों में। है वो सारा इस सिस्टम में चल, यहाँ पे जो काम चल रहे हैं, जो इस वक्त फुटेज भी दिखाई जा रही है, इसके ऊपर भी जो है वो हर 2 घंटे बाद जो तमीराती मलबा है, जो तमीराती काम है, यहाँ पर भी जो है स्मोक जो है उसका एलिमेंट है कि यहाँ पर जो यहाँ पे मलबा है इसके ऊपर छिड़काव किया जाए हर 2 घंटे बाद पानी का। अब ये तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो उनकी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, मगर LWMC जो है इसको जो तमाम शाहरें हैं, मैं पहले तो एक बात बता दूं कि डस्ट फ्री शाहरा जो है, रोड जो है, उसको बनाने के लिए कोशिश की जा सकती है, वो हो नहीं सकती, मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकता। वो इसलिए कि आपके शहर में गुब्बार ही बहुत है। ये तो इमरान साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। सर बाबर साहब, आपने इसके ऊपर बताना है हमें। इतनी ट्रैफिक है, इतना सब कुछ है कि आप कितना ज्यादा काम करेंगे, यानी कि आप सेंट्री वर्कर से पार्किंग देख लेना, मॉल रोड पे कितनी बेहंगम, एक तो ट्रैफिक है, दूसरा पार्किंग का प्रॉब्लम है, वहाँ पर लगा देते हैं। बिल्कुल फुटपाथ जो है वो किस तरह, अच्छा ये देखिए मुझे बताएं, प्राइवेट बिल्डिंग है, उसको तारीखी चाहे इमारत है, उसको आपने एक दफा तो धो दिया सरकार के कहने पे, अब उसके बाद आपने उसके ऊपर लगे रहना है। अब बार बार वहाँ पे, ये तो ट्रेडर्स का भी काम है, इनके साथ मिले, उनकी जो है ताउन के बगैर ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि हम नहीं, वो कहाँ से ताउन करेंगे। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही करते हैं कि जितने भी जो ताउन करें, ताजर कम्युनिटी है, वो तो डंडे लेकर आ जाते हैं, सुनते ही नहीं है, वो ताउन ही नहीं करते। नहीं वो देखिए वो नहीं, कुछ ऐसी है ना, कुछ ऐसे धड़े मौजूद हैं कि वो आगे से जनाब नहीं सुनते हैं आपकी बात के, हालांकि आप कहते हैं कि हमने इधर ही लगानी है। वो जो ठेले की बात आप कर रहे हैं ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। मैं ना उसका एक एलिमेंट था ये। अब देखिए वहाँ पे पार्किंग स्टैंड भी है, वहाँ पे नान चने की रेडी भी मौजूद है, वहाँ पे दूसरे ठेले भी मौजूद हैं, वहाँ पे सफाई सुथराई भी करनी है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपका फुटपाथ पे इतने ठेले लगे हों और ये सफाई करें और बाद में वो वहीं पे लिटरिंग ना करें, वहीं पे वो उन्होंने अपना सामान भी बेचना है। ले लेते हैं फिर बाबरदीन साहब से कि कैसे, मतलब पहले तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितनी भी ताजिर कम्युनिटी है लाहौर की, स्पेशली माल रोड के भी तमाम ताजरों से भी हमारी बहुत सारी मुलाकातें भी हुई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें हमें जो बहुत फोर्थकमिंग नज़र आए हैं और वो गवर्नमेंट के साथ मिल के चल रहे हैं। इवन वेडनेस वाली सजेशंस को भी उन्होंने प्रॉपर्ली टेकअप किया। लाहौर माल रोड को जहाँ तक वेस्ट फ्री या डस्ट फ्री करने की बात है, उसके अंदर भी उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दे हैव एग्रीड विद अस के जिन जिन जगहों के ऊपर
बिन्स की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है, वो वहाँ पे हम बिन्स भी लगाएंगे। बाबर साहब बिन्स तो हमने पहले भी बहुत लगाई हैं, हमने 3 वो बिन्स वाला कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं, WMC हमने वो भी देखा, उसमें भी लोगों ने इतने अच्छे तरीके से ताउन नहीं किया है। पोश इलाका जात में शायद फिर भी कर लिया है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें वहाँ पे हमें बिन्स भी नज़र नहीं आती हैं, कहीं दूर दराज पड़ी भी होती हैं और बिन्स के बाहर कूड़ा पड़ा होता है। तो फिर कैसे आप डस्ट फ्री बनाएंगे एक मॉडल? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक वेस्ट है, एक डस्ट है। जहाँ तक वेस्ट की बात है, उसमें अब कल्चरल इम्पेडिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। लाहौर का एक अपना कल्चर है, लोगों का वो जो चीज़ें हैं या लोगों को जो सिखाने वाली बात है, अवेयरनेस, वो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बेहतर तरीके से अवेयर करें। मीडिया के थ्रू भी बहुत सारी अवेयरनेस की जाती है, तो वो इंशाल्लाह उसमें इंप्रूवमेंट तो आ रही है। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट शॉर्ट टर्म के लिए व्हेन यू प्लेस द राइट इक्विपमेंट और जब आपने लोगों को वहाँ पे प्लेस किया हो कि वो लिटर पिकिंग कर रहे हो, तो उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नजर आता है। अच्छा। अभी आप माल रोड के ऊपर जाएं, आपको ऑफ कोर्स डस्ट फ्री से मुराद ये नहीं है कि 100% डस्ट रिमूव कर दी जाएगी, लेकिन उससे मुराद ये है कि जितनी आप जब जा रहे हैं, आप नज़र देखते हैं, वो डस्ट जो है वो एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं बनेगी कि जब गाड़ियाँ वहाँ से गुजरे तो वो उड़ के एनवायरनमेंट का पार्ट बन के स्मॉग की क्रिएशन के अंदर अपना रोल प्ले ना करे। ये इसके अंदर गोल है। अभी आप माल रोड पे जाएं, आपको ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आएगी, और हालांकि टफ टास्क है। वजह ये है कि हेवी ट्रैफिक भी है। लाहौर में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है उसके लिए ट्रॉलीज भी आती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आता है, वो सारा डस्ट सैंड कंट्रीब्यूट करता है। पर LWMC की टीमें बड़ी मेहनत से रात को भी और सुबह भी ये इंश्योर कर रही है, मतलब 24/7 ये काम चल रहा है, 24/7 ये कर रहा है। और ये इसमें ये है कि ये 12 महीने का काम नहीं है। अगर हम 1 महीना एनफोर्समेंट जो है उसको प्रॉपर कर लें, सिर्फ LWMC नहीं, तमाम डिपार्टमेंट्स, जो कि हुकूमत ने बड़ी क्लियर डायरेक्टिव्स दी हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स में देख रहा हूँ बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं इसमें, तो इंशाल्लाह स्मॉग पे कंट्रोल किया जा सकता है। आप AQI को भी अभी देखें तो AQI का जो नंबर है वो पिछले सालों से इस दफ़ा बहुत बेहतर है। हम जो है वो अनहेल्दी लेवल्स के ऊपर या जो डेंजरस लेवल्स के ऊपर लाहौर हमेशा चला जाता था अक्टूबर के महीने में, अभी तक हम उन रीडिंग्स के ऊपर नहीं गए। तो इसका एक इम्पैक्ट ये भी है, जो एक्टिविटीज़ की जा रही है एनफोर्समेंट, उसकी वजह से AQI अभी तक कंट्रोल्ड है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि ना बाबर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर कसम से ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर कोई मदद आ जाती है कि 2-3 दिन बाद बारिश हो जाती है। आज भी बारिश की प्रेडिक्शन की गई है। ये पीछे 4 दिन पहले बारिश हुई है, तो जो आपको पता है अबर लोड होता है, मतलब वो साफ हो जाता है। मगर मैं ये कहूँगा कि एटीट्यूड, जो रवैये हैं, अगर जो आपने लिटरिंग की बात की ना, ये रवैयों से ठीक होगा। इसके लिए इनके डिप्टी CO हैं फहाद साहब, इनके बिलाल साहब हैं, औरंगजेब साहब हैं, ये रोज़ाना जो हैं अपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो हैं इनके मोहम्मद उमर साहब, उनके साथ मिलकर ये अपना स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ पे एजुकेट करने की कोशिश करते हैं बच्चों को। फिर बच्चे जाकर जो माँ बाप के साथ गुफ्तगू करते हैं वो सामने आती है। मगर बाज़ारों में मुझे ये नहीं समझ लगती कि अगर आपने कोई चीज़ खा ली है तो उसको नीचे क्यों फेंक रहे हैं। और हम अपनी आंखों से देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं, टिश्यू पेपर पकड़ा हुआ है, आप अपने हाथ में रखें, गाड़ी में जाके रख लें, बाहर फेंक देंगे, या गाड़ी में बैठे हैं तो बाहर फेंकना, गाड़ी में नहीं रखना। अब ये चीज़ जो है वो एटीट्यूड है, ये रवैयों से देखें। एक वर्कर को आप 8 घंटे की शिफ्ट में काम करवा सकते हैं, उससे बार बार कितना काम लेंगे। अच्छा, जैसे आप बता रहे रवैया चेंज होने की जरूरत है, इस पे तो मेरे ख्याल से रोजाना की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। अवेयरनेस जितनी फैला सकते हैं ना उतनी मेरे ख्याल से कम है। जितना दरवाजा खटखटाएंगे ना तभी ये लोग जाके देखें, ये इनके पास मशीनरी मौजूद है, वर्कर्स मौजूद है। मैं इसी पे आने लगी थी, रोजाना की बुनियाद पर क्या डेटा आता है कि रोजाना की बुनियाद पर कितना जो है लिटर या कितना कूड़ा उठाया जाता है? तकरीबन इनका 5 से 6 हज़ार के दरमियान में है। अच्छा। जो हमें रिपोर्ट है कि 5 से 6 हज़ार के दरमियान में ये मेट्रिक टन रोज़ाना कूड़ा जो उठा कर वो डंप करते हैं। और मैं फिर ये कहूँगा कि शहर लाहौर बहुत बड़ा है, इमामिया कॉलोनी से मांगा मंडी और आपका बॉर्डर, आपका रूरल है, कमाहा, अड्डा प्लाट, रायवंड तक जाता है शहर लाहौर। फैल चुका है ना पूरा हमारा शहर। 274 यूनियन काउंसिल, तो अब तो आगे अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए तो आपको 502 यूनियन काउंसिल जानी है। इसमें बहुत बड़ा लाहौर हो गया हुआ है और जितनी डेवलपमेंट हो रही है लाहौर शहर में, वो हमें एक जगह पे बैठ के नज़र तो नहीं आ सकती, मगर उसके लिए जो सोसाइटीज़ बन रही हैं उनके साथ अलग से MOU साइन होते हैं, उनके अलग से अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। इनका तो 10,000 वर्कर अलग से काम कर रहा है, मगर वहाँ से भी जो है वो तमाम वेस्ट जो है इनकी ही साइड पे जाता है। अभी तक आपको याद होगा, मैं काफ़ी देर से इसके पीछे पढ़ा हूँ, जो असल सब्जेक्ट है वो है
साइट, इनके पास साइट, साइट नहीं है हाँ। और बस वो उसके जो ऊपर साइट मेहनत है नहीं वो भी भर चुकी हैं, तो साइट के ऊपर भी सर कोई काम किया जा रहा है? अच्छा, दूसरा क्योंकि हमारा शहर लाहौर एक तो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जैसे इमरान ने भी कहा है, तो हमारे पास इतनी मशीनरी, इतना मैन पावर मौजूद है LWMC के पास कि पूरे शहर को कवर किया जा सके, या कोई अभी भी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से? इसमें देखें कोई शक नहीं है, लाहौर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन द वर्ल्ड। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि एशिया में, पूरी दुनिया हाँ में जी। एक ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन। 1.25 करोड़ की आबादी माशाल्लाह, उसको केटर करना भी बड़ा तो बहुत अगर हम मुश्किल इसको टास्क कंपेयर है। करें तो आपने इसको जो दुनिया के बाकी मेट्रो सिटीज़ हैं, एशिया के जो बाकी मेट्रो सिटीज़ हैं, जब आप उनसे इनको कंपेयर करते हैं तो लाहौर में जो वेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी है वो रिपोर्टेड 84% है, अच्छा। विच इज़ अ वेरी हाई नंबर। तो हम कलेक्शन एफिशिएंसी में बहुत हाई हैं। ओके। तो इस पॉपुलेशन और इस वेस्ट जनरेशन जो 5000 मेट्रिक टन है, जिससे मुराद 5 मिलियन केजीज़ 5 मिलियन केजीज़ जो है वो डेली बेस के ऊपर सिर्फ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको कलेक्ट किया जा रहा है। ओके। तो हमारी जो मशीनरी है या मैन पावर है वो इसी के लिहाज से प्लान की गई है कि हमने इस वेस्ट को कैसे कलेक्ट करना है। और मैं अगेन कहूँगा कि ये एक बड़े एफिशिएंट तरीके से, ऑफ कोर्स कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन पूरा इदारा इस ऑपरेशन को रन करना, स्मूथली रन करना, जिसके अंदर इतनी लार्ज फ्लीट ने 24 घंटे ऑपरेट करना है और इतने लार्ज वर्कफोर्स से 24 आवर्स ऑपरेट करना है, ये चैलेंजिंग काम तो है। लेकिन अच्छा, मशीनरी वगैरह हो रहा बाबर है। साहब पूरी हो जी, गई जी, है, बिल्कुल। फिर हमें मुलाजमीन के वाले से भी पता चलता था घुस मुलाजमीन भी हैं, फिर उन्होंने निकाला भी गया, तो मैन पावर भी पूरी नहीं, अब कंप्लीट है सारा कुछ? जी, हमने ऑलमोस्ट जितने भी कोई और पिछले 6-7 महीने में हम 1000 से ऊपर गोस्ट जो थे, या वो लोग जो कि अनविलिंग वर्कर्स थे, काम नहीं कर रहे थे, जॉब्स पे नहीं आते थे, उनको हम टर्मिनेट कर चुके हैं। तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया है। जितने अभी हमारे पास मौजूद हैं वो सारे एफिशिएंटली काम भी कर रहे हैं, और कोई भी हमें पता चले कि ये बंदा अपनी ड्यूटी पे नहीं आ रहा, हमने एक बड़ा जियोफेंसिंग बेस्ड सिस्टम बनाया हुआ है जिसके थ्रू अटेंडेंस मॉनिटर हो रही है अब, तो उसको हम निकालते रहते हैं। तो एक एफिशिएंट तरीका है, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, तीनों की एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इस वक्त हो रही है। अच्छा, दूसरा जिस तरह साइट की बात की इमरान ने, तो उस हवाले से कोई आप लोग जी, इक़दाम उठा रहे हैं? बिल्कुल, हमें 2 लैंडफिल साइट्स हैं। अच्छा। एक महमूद बूटी है जो कि हमारे लेगेसी वेस्ट वहाँ पे मौजूद है, और अभी करंटली हमारी लखुडेर लैंडफिल साइट है जिसमें इनिशियली साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए उसके अंदर 6 पार्ट्स बनाए गए थे, 4 की कंस्ट्रक्शन हुई थी। अच्छा। लेकिन पिछले 1-2 साल से वो काफ़ी हद तक जो है वो फिल हुई है, लेकिन इस वक्त भी उसका एक मैनेज्ड डिस्पोजल जो है वो हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं वेस्ट का। उसकी लाइफ जो है वो अब बिल्कुल कम रह चुकी है, लेकिन इस पे LWMC बड़ी एक्टिवली काम कर रहा है। हमारा रूडा के साथ एक बड़ा अहम प्रोग्रेस चल रही है, जिसके अंदर हम रूडा के साथ मिल के एक नई लैंडफिल साइट भी डेवलप कब करेंगे। तक हो जाएगी? बिकॉज आपको भी 8-9 महीने हो गए हैं ये चार्ट संभाले हुए, आपसे पहले भी जो CEO थे उनसे भी हमारी मुलाकात होती रहती थी, बात होती रहती थी, और ख़ासतौर पर लैंडफिल साइट के हवाले से हम पूछते थे, तब भी वो ये कहते थे रूडा के साथ चल रहा है, मामलात लिए जा रहे हैं, पेपर वर्क तैयार किया जा रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। नहीं, इसमें देखें लैंडफिल साइट, आप इस बात को भी समझें कि पूरे पाकिस्तान में शायद कोई और इस तरह की एक छोटे डिस्ट्रिक्ट 1-2 के अलावा कोई लैंडफिल साइट अवेलेबल नहीं है। उसकी जो कि जिसमें आप साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो रहा हो, उसकी वजह ये है कि उसको बनाने की एक कॉस्ट है, अच्छा, ठीक है, जो कि बिलियंस के अंदर है। ओके। और उसके बाद उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। ओके। मतलब जो दुनिया के डेवलप्ड मुल्क हैं वो ऑलमोस्ट $30-40 पर टन जो है वो वेस्ट डिस्पोजल के अंदर स्पेंड करते हैं, जो कि हमारे इस पूरा LWMC का खर्चा है वेस्ट उसमें को आता है। कलेक्ट करने से, वो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो एक कॉस्ट है, एक कॉस्टली प्रोजेक्ट है, लेकिन हमने इसका एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म अभी रूडा के साथ नियर कंप्लीशन है, जिसमें हमें इस पूरे, अभी मैं उसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं शेयर करना चाहता जब जी, तक जी, true. वो No कंप्लीट ना problem. हो, लेकिन वो इंशाल्लाह उसके अंदर हम इट्स ग्रोइंग, जो उसकी प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्पीडी चल रही है। अच्छा। तो इंशाल्लाह लैंडफिल साइट का जो मामला है वो रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यूचर में ये चीज़ें हो जाएंगी प्रॉपर। दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये तो हमने कुछ अहम शाहराओं के हवाले से बाबर साहब बात की थी कि उनको किस तरह चमकाया जा रहा है। दूसरी एक कैंपेन भी शुरू की गई है कि शहर को तो चमकाया जा रहा है, अब गाँव को भी चमकाएंगे, तो उस कैंपेन के हवाले से जी, बताइएगा, वो भी आपके अंडर आ रही है या वो जी, इंतजामिया? हुकूमत मेरा पंजाब मेरा सर जी। एक ज़ैली सवाल था हाँ, हाँ। कि CM साहब आपके ऑफिस में आए थे, तो वहाँ पर
कमर्शियल यूनिट्स को आप कोई टैक्स वगैरह बढ़ाने की बात की है, यानी कि कमर्शियल यूनिट्स की तादाद ज़्यादा, एक्साइज का जो डाटा था उसके साथ आपको चल रहा है, तो वो अभी तक तो आपके 95,000 कमर्शियल यूनिट्स है लाहौर शहर में, तो अभी इसकी तादाद बढ़ गई है। फिर सीएम साहब ने आपको ये भी कहा था कि इसकी आप हमें ब्रीफिंग दें, फिर आपने चीफ सेक्रेटरी को भी ब्रीफिंग दी, सेक्रेटरी बल्दियात को भी दी, तो अभी वो कहाँ पे है पूरे शहर में? क्या वो आपका रेवेन्यू जनरेशन जो है वो ठीक हो गया है? जी, इस पे दो चीज़ें हैं। जहाँ तक एक नंबर ऑफ इस वक्त LWMC सिर्फ जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं उनसे एक बड़ी छोटी सी अमाउंट जो कि कोई 50 रुपये पर मंथ बनती है उसको कलेक्ट करती है। अच्छा। तो उसमें पहले हमारे पास यूनिट्स जो है वो कम थे, लेकिन अब हमने अर्बन यूनिट, एक्साइज, इन सब की डेटा के साथ मिल के चंद माह पहले तक उसको एक्सटेंड कर लिया है कि लाहौर में जितनी भी कमर्शियल यूनिट्स हैं वो सब हमारे नेट में इस साल से आ गए हैं। तो ये भी एक हमारी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन LWMC को सस्टेनेबल करना, ये कंपनी भी इसीलिए बनी थी कि फाइनली ये सस्टेनेबल हो सके। तो गवर्नमेंट का ऐसा बड़ा फोकस है कि तमाम जो इदारे हैं उनको सस्टेनेबल किया जा सके। इसी मामले में LWMC ने जैसे इमरान साहब ने बताया, CM साहब के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, लोकल गवर्नमेंट्स और मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं जिसके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी प्लान जो है वो तैयार किया गया है। वो सस्टेनेबिलिटी प्लान जो है वो अब अपनी फाइनल स्टेजेस के ऊपर है और जब उसको फाइनल गो हेड मिल जाएगा तो उसको फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा और रेवेन्यू कलेक्शन का मैकेनिज्म उसके बाद जो है वो ड्राफ्ट उसके वो बेहतर हो जाएगा, ये ड्राफ्ट बनाया जाएगा। मतलब अब हमें जो है अपना लाहौर जो है वो चमकता और धमकता हुआ दिखाई देगा। मेरा ख्याल है मरीबा 2021 से ये मामला ठीक हो गया हुआ है, इनके पास मशीनरी आ गई, वो जो एक मसला था अब तो आगे निकलना चाहिए। ये देखिए अब इनकी बन गई कंपनी, अब अथॉरिटी की तरफ एक तो जाना चाहिए इनको, और दूसरा ये है लैंडफिल साइट को करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये लैंडफिल साइट अपना टाइम पूरा कर गई हुई है। अगर ये लैंडफिल साइट साइंटिफिक मेथड के तहत बन जाती, जिस तरह के सर ने बताया कि 6 पॉकेट्स थी, उनमें से 4 पे काम हो गया, 2 पे रह गया, तो अगर वो जियो मेम्ब्रेन वगैरह सारा कुछ हो जाता तो आज आपको वहाँ पे कूड़े के ढेर नजर नहीं आते, वहाँ पे बाग लगा हुआ नजर आता, वहाँ पे जो उसका एंड था। तो उसके बाद आप नई एक लैंडफिल साइट बहाल करनी थी जो कि नहीं हो सकी, जिसके लिए मेरा ख्याल है 2021 से कोशिश की जा रही है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन थे कैप्टन उस्मान, उन्होंने बहुत कोशिश की। उसके बाद डिप्टी जो राफिया हैदर हैं जो इस वक्त मौजूद है, उन्होंने एज अ CLWMC बहुत कोशिश की थी कि इस तरीके से किसी भी तरीके से लैंडफिल साइट को कोई ना कोई, अब क्योंकि इनका रूडा के साथ चल रहा है तो रूडा इनको अगर जमीन देगा तो वहीं पे तो इनकी उसके बाद ही जनाब ये लैंडफिल साइट बन सकती है जब इनको जमीन अलॉट की जाएगी। इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, LWMC की तरफ से इकदाम उठाए जा रहे हैं। हम पॉजिटिव रह के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि जनाब अच्छा ही इसका नतीजा हमारे सामने आएगा। हमारे साथ बाबर साहब दीन साहब मौजूद है, CEO हैं LWMC के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हवाले से, क्योंकि पिछले 7 दहाइयों से ये जंग जारी है जिसमें बर्बरियत इसराइल की तरफ से दिखाई जा रही है। फ़लस्तीनियों, ख़ासतौर पर निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं पिछले 7 दहाइयों से, और वो तो एक अलग चीज़ थी, एक अलग जंग चली थी, लेकिन पिछले 5 से 6 दिनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा मज़ालिम बच्चों और ख़वातीन पे ढाए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, और ख़ासतौर पर उन कैंप्स के अंदर, उस आबादी के अंदर जहाँ पर बच्चों की तादाद ज़्यादा है, ख़वातीन की ज़्यादा तादाद है, वहाँ पर बमबारी की जा रही है ताकि इनकी नस्ल कुशी की जा सके, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा सके। ये जंग जारी है जनाब। बिजली बंद कर दी गई है फ़लस्तीनियों के ऊपर, पानी बंद कर दिया गया है, और स्कूलों और ख़ासतौर पर हस्पतालों को जो है ना वो टारगेट किया जा रहा है। और ये फुटेजेस हैं जो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन इस वक्त लहू लुहान है। मैं तो ये कहूँगी आहो पुकार वहाँ पर जारी है, और दूसरा अल्लाह की तरफ से भी गायबाना मदद आती है। जब इन्होंने बिजली बंद की, हमने देखा पानी बंद किया, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर आसमान से पानी बरसाया। उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही थी। फिर इसराइल की तरफ से कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी कि किस तरह वो इन लोगों का, ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन के जो शहरी हैं, जो
उनका मजाक उड़ा रहे हैं, पानी बंद करके और वहाँ पर वीडियोस में दिखा रहे हैं जी पानी खोला हुआ है और वहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं कि आओ यहाँ से पानी पी लो। हमने इससे पहले भी देखा कि जनाब यूक्रेन पर जब रशिया ने हमला किया तो पूरी दुनिया ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उनके जनाब सपोर्ट में खड़े हो गए। लेकिन पिछले एक हफ़्ते से जो इसराइल मजालिम ढा रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा, अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र नहीं आ रहा, इवन दो कि जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी नज़र नहीं आ रहा और कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। अलमिया तो ये है। तो आज हम ख़ास तौर पर जनाब फ़लस्तीन की तारीख़ के हवाले से, अपने इस प्लेटफॉर्म के हवाले से, इस प्लेटफॉर्म से इसके हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज इज़हार यकजहती भी मनाया जा रहा है। आज योम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा, भरपूर अंदाज में रैलीज़ निकाली जाएंगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगी और उसमें फ़लस्तीन के हवाले से बात की जाएगी। तो आज हम तारीख़ जानने की कोशिश करेंगे, फ़लस्तीन की मस्जिद अक्सा के हवाले से जानेंगे, क्योंकि इसराइल काबिज़ आना चाहता है। वो कहते हैं जनाब हमें ताबूत सकीना मिल जाए अगर, तो हम पूरी दुनिया पर जनाब काबिज़ आ जाएंगे। तो क्या अट्रैक्शन है वहाँ पर, किस चीज़ के पीछे है इसराइल, आज हम ये डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीज़ादा साहब, सीरत स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब सबसे पहले आज क्योंकि योम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा और उनको उनका साथ देने के लिए, उनके साथ की आवाज़ उठाने के लिए आज हमने ये जो है ना टॉपिक चूज़ किया है कि पिछले एक हफ़्ते से जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के ऊपर, निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर, और वो डट कर मुकाबला भी कर रहे हैं। ये सलाम है उनके ऊपर कि वो डट कर मुकाबला भी उनका कर रहे हैं। सबसे पहले तो फ़लस्तीन की तारीख़ क्या है ये बताइए। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं वहाँ पर इज़हार यकजहती के हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है। जुम्मतुल मुबारक के खुतबात में भी यकीनन उलमाए किराम भी मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर इस मसले की अहमियत को उजागर करेंगे, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल को जो सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह के ग्लोबल विलेज होने के सबब बहुत जल्दी बाखबर तो हो जाती है, लेकिन वो जो नज़र आने वाला मंज़र है उसके पीछे जो पस मंज़र मौजूद होता है उसके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा मालूमात ना रखने की वजह से कन्फ्यूजन का शिकार हो जाया करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन इस हवाले से, इबलाग के हवाले से अपनी नौजवान नस्ल को इस ख़ास फ़लस्तीन के तनाज़े के हवाले से बाखबर करने का, आगाह करने का और हकीकी सही सूरत हाल तक उनकी फ़िक्री रसाई करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। आपका प्लेटफॉर्म भी इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। जहाँ तक फ़लस्तीन की तारीख़ का मामला है तो हम सबको ये इल्म होना चाहिए कि फ़लस्तीन जो है ये दुनिया की कदीम तरीन आबादियों में से एक आबादी है, और इसका एक ख़ास हवाला ये है कि मस्जिद अक्सा जो वहाँ का सबसे एक नुमायाँ हवाला है, जो फ़लस्तीन को सोचते ही पहला तासुर जो ज़हन में उभरता है वो मस्जिद अक्सा का उभरता है, हाँ और जो कि यकीनन हम सब की ईमान का मंबा और मरकज़ है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल, सब दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी तामीर हुई? तो हुज़ूर ने फरमाया कि जो खाना काबा है, काबतुल्लाह, मक्के के अंदर जो अल्लाह का घर है, ये सबसे पहले अल्लाह के फ़रिश्तों ने तामीर किया, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की बराह रास्त रहनुमाई में। और फिर उसके फ़ौरन बाद इसका जब ज़ाहिरी इसी तरह रूहानी तौर पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दूसरा घर अपना तामीर किया वो मस्जिद अक्सा थी, इसी फरिश्तों के ज़रिए तामीर करवाया गया। इसी तरह जब ज़ाहिरी तौर पर इसकी असर नौ दोबारा तामीर हुई, हमेशा रह जाने वाली तामीर जब बैतुल्लाह की हुई यानी खाना काबा की हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ से, तो ये शर्फ जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही औलाद में, आपके पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्हें ये शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने फिर बैतुल मुक़द्दस की इब्तिदाई तामीर जो ज़ाहिरी इस वक्त वजह करता है सूरत है, इस सूरत के ऊपर इसको दोबारा तामीर किया। फ़लस्तीन जो है इसे यहाँ पर इसकी तारीख़ जो है वो 4500 कबल मसीह की इसकी तारीख़ बनती है। जनाब मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी बहुत पहले की ये तारीख़ हमें बताती है, और लेकिन इसका जो बाज़ाब्ता आगाज़ आप कह सकते हैं वो कोई 500 साल बाद उस वक्त होता हुआ हमें नज़र आता है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरियाए फ़ुरात के किनारे से यानी इराक़ के एक शहर आर से निकलते हैं और वहाँ जाकर आबाद हो जाते हैं, और फिर वहाँ पर ये सारा सिलसिला चलता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये ख़ासा है कि आपके दो शहज़ादे
दोनों की निस्बत से अल्लाह ने अपने दोनों घरों को आबाद रखने का बंदोबस्त किया। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से आपने अल्लाह की रहनुमाई और अल्लाह की तरफ से आने वाले इम्तिहान के नतीजे में उन्हें मक्कातुल मुकर्रमा में छोड़ा, और हम देखते हैं कि खाना काबा आबाद हुआ, शहर मक्का आबाद हुआ, वादी बता दोबारा से जो है वो अल्लाह के नाम से गूंजी, सदा से गूंजी, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया। इसी तरह दूसरी तरफ आपके जो दूसरे साहबजादे हज़रत इसहाक़ जो थे वो फ़लस्तीन में रहे, और फिर आपके साहबजादे हज़रत याकूब, और फिर उनसे एक नबियों की तवील फहरिस्त मौजूद है। लगभग कोई 1000 के करीब अम्बिया और मुरसलीन जो हैं वो इस सरजमीन के ऊपर, फ़लस्तीन की सरजमीन के ऊपर आए। तो इस निस्बत से या हम देखते हैं कि ये दुनिया के उन चंद मुक़द्दस तरीन शहरों में इसलिए शुमार होता है कि यहूदियत, मसीहियत, ईसाइयत जिसे हम कहते हैं, क्रिश्चियनिटी और मुसलमान, इन तीनों के लिए तो ये मुकद्दस है ही है। उसके अलावा जो रोमा के कुछ मज़ाहिब के वाबस्तगान हैं, जो कुछ और अम्बिया के मानने वाले, जैसे हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के कुछ मानने वाले लोग मौजूद हैं। इसी तरह कुछ और अम्बिया और मुरसलीन जो मुख्तलिफ ज़मानों में आए, हज़रत याह्या की मुतक़िदीन का एक छोटा सा सही लेकिन इसी वजह से शायद सुलेबी जंगें भी हुई थी 11वीं सदी में। ये क्योंकि बहुत सारे मज़ाहिब के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं अहमियत इख्तियार कर गया, और फिर इसके हवाले से तमाम मज़ाहिब में इसकी जहाँ पर यानी इसकी तकद्दुस की बात की गई, इसके एहतराम की बात की गई, इसकी फजीलत की बात की गई, वहीं पर इसके शर्फ को भी जो है वो बयान किया गया। शर्फ का मतलब ये है कि जो लोग वहाँ रहें या जो इसमें काबिज हों या जिनके पास वहाँ की जिम्मेदारियाँ और हुकूमत मौजूद रहती है, उनके लिए भी तमाम मज़ाहिब के अंदर जो है ना वो ख़ास तरह की बशारतें हैं, उनके लिए ख़ास फजीलत बयान की गई है। इसलिए हम देखते हैं कि जब वहाँ पर ईसाइयों का कब्ज़ा होता है और रोम के ज़ेर तसल्लुत था, और रोम में जब रोम की जो हुक्मरान है वो जब ईसाइयत कबूल कर लेते हैं तो यहूदियों के ऊपर अरसे हयात तंग कर दिया जाता है, और यहूदियों को वहाँ से जो है फिर एक ख़ास तहरीक चलती है और वहाँ से बेदखल किया जाता है। फिर एक आलम ऐसा आ जाता है कि पूरी दुनिया में यहूदियों के लिए अरसे हयात तंग हो जाता है, और फिर तारीख़ हमें ये बताती है कि जब मुसलमानों की वहाँ पर हुकूमत आती है, ये यहूदी जिनका अपनी उम्र के एतबार से और पुराना मजहब होने के एतबार से सबसे पुरानी वाबस्तगी थी मस्जिद अक्सा के साथ, क्योंकि इसकी खुद तामीर की जो बराह रास्त इस वक्त जो हैसियत है उसके अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं, जो बनी इसराइल के एक नबी थे, उनका और उनके वालिद हज़रत दाऊद का बड़ा बुनियादी कंट्रीब्यूशन नज़र आता है। ये जो इस वक्त इसकी हालत है, इसके बारे में ये बताया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हुकूमत में इसको ये शक्ल दी और इस तरह कायम किया गया। मस्जिद अक्सा तो यकीनन अपनी जगह मुसलमानों के लिए एक अहमियत रखती है, उसके साथ ही वहाँ कुब्बतुस्सखरा वहाँ पर एक मौजूद है। कुब्बतुस्सखरा वो मकाम है, वो एक गोल्डन रंग का एक जो हमें गुंबद नजर आता है, जिसे अमूमी तौर पे लोग मस्जिद अक्सा समझते हैं, हालांकि मस्जिद अक्सा उसके अकब में मौजूद है। ये अहाता एक ही है लेकिन मस्जिद अलग है। और ये जो गोल्डन टेम्पल एक टेम्पल सामने नजर आता है, वो जो उसकी बुनियादी तौर पे यानी शान और मर्तबा ये है कि मुसलमानों के अकायद के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सफ़र महराज की फजीलत से नवाजा गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे कुरान हकीम बताता है कि मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, और मस्जिद अक्सा के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अपना जो बुराक था, अपनी सवारी जो थी, उसको वहाँ पर बांधा। तो उस कुब्बतुस्सखरा के अंदर, इस टोम के अंदर बेसिकली एक चट्टान है जहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से अर्श की तरफ सफ़र फरमाया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुलाकात और बाकी मामलात, जन्नत दोज़ख का मुलाहिज़ा, और फिर जो बाकी सारा अहवाल हम सब मुसलमान जानते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए दीवार गिरिया है, उसकी अपनी एक अहमियत है। फिर हैकल सुलेमानी की निस्बत से उनके अपने तसव्वुरात हैं, और फिर वहाँ पर जो है ताबूत सकीना की निस्बत से उनके यहाँ बशारतें पाई जाती हैं, और वो बड़े पुरुमीद और पुर यकीन है कि जिस वक्त वो उनको मैसर आ जाएगा, वो उस तक पहुँच जाएंगे, उनके कब्जे में आ जाएगा, तो फिर उनके लिए पूरी दुनिया में अपना निज़ाम नाफिज करना आसान हो जाएगा। अच्छा, यहूदियों के लिए ये जो दीवार गिरिया एक बहुत अहम है, जहाँ पे वो जाके गिरिया करते हैं और पुकारी करते हैं और अपने गलबे के लिए दुआएं करते हैं और अपने गुनाहों की ततीर का जरिया बनाते हैं। उनके लिए तो यकीनन ये मुकद्दस जगह है ही है, लेकिन मुसलमानों के लिए इस एतबार से है कि बिल्कुल इसी के साथ ही करके एक कुब्बतुन्नबी के नाम से भी, नबवी के नाम से भी एक मकाम है। और ये वो मकाम है जो एक मुसल्ला है और उसके ऊपर एक ओपन डोम है। इसके अंदर, इस मुसल्ले में, ये वो मकाम है जहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और मुरसलीन की इमामत फरमाई थी। तो उस निस्बत से ये मुसलमानों के लिए एक बहुत अहमियत का हामिल है। फिर इसी के अंदर ये एक और मकाम है जहाँ पर वो एक ख़ास तरह का लोहे का हल्का तो नबवी उसे कहा करते हैं। ये वो एक लोहे का गोल कड़ा है, सादा जुबान में अगर मैं कहूँ, कि जिसके साथ लगभग 1000 के करीब अंबिया और मुरसलीन जिन्होंने वहाँ सफ़र किया, रिहाइश इख्तियार की, या जिनका आखिरी वक्त वहाँ पर आया,
उन सब ने जब कभी इस शहर की तरफ सफ़र किया तो उन्होंने अपनी सवारियों को वहाँ बांधा। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सफ़र मेराज इख्तियार किया तो बुराक को जो है वो रिवायत के मुताबिक वहाँ बांधा गया। तो वो एक तो हम सब के लिए यानी यहूदियों और मुसलमानों के लिए तो है ही है। अब आप ये देखिए कि जो मसीह हमारे बहन भाई हैं ईसाई जो हैं उनके लिए भी इसलिए अहमियत रखता है कि बैतुल्लाहम इसी शहर के अंदर मौजूद है। ये वो मकाम है जहाँ पर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। एक रिवायत के मुताबिक जहाँ पर जैसे कुरान हकीम हमें बताता है कि उन्होंने अपनी वालदा की पाकीज़गी की गवाही वहाँ पर दी। लोगों ने अल्लाह की वो जो कुदरत का एक मज़र, एक मासूम बच्चे का बोलना जो है उसे देखा, उसे मुलाहिजा किया। फिर वहाँ पर एक महदी अल ईसा के नाम से एक मकाम है, उसे मकाम महदी अल ईसा कहते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर आपको झूला झुलाया जाता था, आपका बचपन गुजरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाई के लिए इंपॉर्टेंट मसीह बिरादरी जो है उनके लिए ज़ाहिर उस हवाले से उसका तकद्दुस है। फिर वहाँ एक ऐसा अहम मकाम और भी है जहाँ जिसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्तगी है। रिवायात में आता है, मसीह रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा के मानने वालों की तारीख हमें ये बताती है कि आपका आखिरी वक्त वहाँ पर आया और वहीं से ही आपको उनकी अकीदे के मुताबिक मसलूब किया गया और फिर वहाँ से उनको आसमान की तरफ उठाया गया। तो वो कि ये यूँ समझ लें कि ये तीनों मज़ाहिब जो हैं उनके यहाँ बहुत बराह रास्त इस शहर भी और ये मस्जिद अक्सा इसकी अपनी हैसियत भी है और इसकी अहमियत भी पाई जाती है। फिर इसकी हैसियत का अंदाज़ा एक तो आप इससे लगाएं, यानी इससे बढ़कर हैसियत क्या हो सकती है कि खुद कुरान हकीम में अल्लाह ने मस्जिद अक्सा का किस इज़्ज़त के साथ तस्करा किया। हुजूर के सफ़र मेराज जो खालिसतन अल्लाह की तरफ अल्लाह के महबूब का सफ़र था, उसमें एक मकाम और अजीम शान मकाम के तौर पर न सिर्फ इसकी रहनुमाई की बल्कि हमें ये भी बताया कि ये वो अजीम शान खुश नसीब मकाम है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। और मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि बरकत का बिल एहतमाम इसलिए अल्लाह ने कुरान हकीम में तज़किरा मस्जिद अक्सा के साथ वाबस्ता किया कि इसके गिरदो पेश में, इसके दाएँ बाएँ अतराफ़ व अकनाफ़ में इतने ज़्यादा अम्बिया और मुरसलीन की कुबूर हैं, इतनी अम्बिया और मुरसलीन की आखिरी आरामगाहें हैं कि उनका शुमार ही नहीं किया जा सकता। गोया इंसानी तारीख़ में जिस खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा अम्बिया और मुरसलीन आए वो खित्ता ये, वो इलाका ये है जिसे हम उर्फ़ आम में बनी इसराइल का इलाका कहते हैं। और हर मज़हब के लोगों की ये ख्वाहिश रही कि ये उनके ज़ेर इंतज़ाम रहे ताकि वो अपने मज़हब के हवाले से आज़ादी से जो है वो अपनी इबादतें कर सकें, इन मुतबर्रक मकामात से जो है वो बरकत कशीद कर सकें। ये सिलसिला इसी तरह चलता आता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की अहमियत के बारे में ये बताया कि दुनिया के अंदर 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी तरफ सफ़र करना जो है वो सफ़र का इरादा करते ही गोया आपका जो सवाब का वो मकाम वो है ना शुरू हो जाता है, हिसाब किताब शुरू हो जाता है और आपको सवाब मिलना शुरू हो जाता है। हुजूर ने फरमाया जो शख्स इस मस्जिद के अंदर एक नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको मस्जिद अक्सा के अंदर 50,000 नमाजों का अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। फिर हुजूर ने ये फरमाया कि जो शख्स अच्छे तरीके से वुज़ू करे, इखलास नियत और तवज्जो के साथ 2 रकात नमाज वहाँ पर पढ़े और अल्लाह के सामने अपनी तौबा पेश करे, अल्लाह उसके साबका सारे गुनाह माफ़ कर दिया करता है। और तीसरी इसकी फजीलत इबादत के तनाजुर में ये हुजूर ने ये फरमाया कि जो शख्स भी वहाँ से हज का या उम्रे का इरादा करते हुए एहराम बांधे, तो बाकी लोग तो जब हज कर चुकते हैं या एहराम मुकम्मल करते हैं, उम्रा मुकम्मल करते हैं, तो उसके बाद बशारत होती है ना उनको कि उनके गुनाह माफ़ कर दिए गए। इस मस्जिद की शान और फजीलत है कि मस्जिद अक्सा से जो आदमी इरादा करके हज के लिए या उम्रे के लिए निकलता है, एहराम बांध के जब वो इसकी हुदूद से बाहर कदम रखता है तो रसूल रहमत की बशारतों में धुली हुई ज़ुबान से हम तक ये खबर पहुंची कि उसका ये इरादा करना ही उसके साबका गुनाहों को माफ़ करने का ज़रिया और वसीला बन जाता है। तो इस शहर के साथ यानी तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं उनकी एक वालिहाना किस्म की अकीदत वो है। हम ये देखते हैं कि हर ज़माने में यहूदी क्योंकि बहुत इब्तदाई दिनों से इसके कस्टोडियन थे, मसीह जब वहाँ पर आए ईसाइयों का गलबा हुआ तो उन्होंने उनको वहाँ से निकाल दिया और पूरी दुनिया से अरसे हयात उन पर तंग हो गया। फिर तारीख हमें वो मंजरनामा दिखाती है। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत वायरल है, उसका तस्करा करना बहुत ज़रूरी है। आज ये जो यहूदियत के नाम पर, एक्चुअली ये सारे यहूदी नहीं है, यहूदियों के एक बहुत ही मुतासिब किस्म का एक ग्रोह है, ज़ायनिस्ट जिसे कहते हैं, वो उस तहरीक के लोग जो है ना वो ये सारा करते हैं और वो अपने अलावा नान यहूदी जितने हैं उन सब के बारे में उनके ज़हन में ये तस्वर है कि गैर यहूदी जितने हैं वो सब ज़मीन का बोझ है, इन्हें ज़मीन से ख़त्म कर देना चाहिए, वो इसके लिए उसके ऊपर जुल्म करते हैं। एक आखिरी बात जो लोगों को पहुंचानी जरूरी है वो ये है कि जिस वक्त फ़लस्तीन के अंदर ये मामला हो रहा था ना और सारी दुनिया से इनको जर्मन के उस तनाज़े के बाद उन्हें निकलना पड़ रहा था, तो वो जब यहाँ पर पहुँचे थे ना इस फ़लस्तीन की सरजमीन पर, तो उन्होंने बोर्ड उठा रखे थे और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि सारी दुनिया ने हमारे घरों को तबाह कर दिया है। दे हैव डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज एंड होम्स, प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय आवर होप्स।
तो उन्होंने उस वक्त ये कहा फ़लस्तीनियों के सामने यानी इल्तिजा की कि हमें जो है वो इससे वो किया जाए, बचाया जाए, हमें खुशामदीद कहा जाए, तब उन्होंने उनको पनाह दी थी। और आज देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हमारी जितनी भी हम दुआएं कर सकते हैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हवाले से, वो मेरे ख्याल से कम है। हम अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे उनके हवाले से। डॉक्टर पी तारिक शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।